क्लियर है? तो यही वो 4 मान पॉसिबल हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मैं यहाँ 13, 14, 15 देख रहा हूँ, 16 को तो मैं देख ही नहीं रहा था। ठीक है, अब आ जाओ सीजीएल 7 जून 2019 के प्रश्न पे। जरा देखो एक बार, सीजीएल 7 जून 2019 में क्या कहा गया? बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल और 10 और 12 लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। अब यहां से सवाल आपके काफी आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां से ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहा गया बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है आपका ये। इसका जो आधार दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो आधार हमारा 10 है, और यहां पर जो इसकी ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है? तो बोला गया है 12 है। ठीक है, ऊंचाई दी गई है 12, बोला गया है हर इक्वल साइड का मान बताओ, प्रत्येक इक्वल साइड का मान कितना होगा? ये भी कोई सवाल है? बताना जरा, ये भी कोई सवाल है? बहुत सिंपल। आपको पता है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, जो ये इसकी लंबाई होती है वो इनको 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी ये अगर 10 है तो कितने और कितने में बटेगा? तो 5 और 5 में बटेगा। क्यों 5 और 5 में बटेगा? अपनी प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी के कारण। समझ में आया यहाँ पे? तो अपनी प्रॉपर्टी के कारण होता है। अब ये जब 5 है और ये जब 12 है, तो 5 12 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 13। यानी जो हमारी इक्वल साइड होगी उसका मान कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए। कहा गया द रेशियो बिटवीन बेस एंगल एंड अ वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल बीइंग इक्वल टू 2:5। तो वर्टिकल एंगल कितना है? सवाल में हमसे कहा गया है कि जो बेस एंगल है और जो वर्टिकल एंगल है उनका रेशियो हमको दिया गया है। ये भी कितना आसान सवाल है, बताओ। आपको कैसा ट्रायंगल बनाना है? तो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो पहले आप आइसोस्केलेस ट्रायंगल एक बना दो, उस ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। बेस वाले कोण कौन कौन से होते हैं? तो बेस वाले कोण ये होते हैं, और वर्टिकल कौन होता है? तो वर्टिकल ऊपर वाला होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो सवाल में हमसे कहा गया है कि भैया रेशियो ऑफ ए बेस एंगल टू वर्टिकल एंगल, बेस वाला कितना है? बेस वाला अगर आपका 2x है तो वर्टिकल वाला आपका कितना है? मान लो 5x है। तो यहां पर ये 2x है और हमें पता है जो बेस है मान लो वो क्या होगा? ये दोनों इक्वल होंगे साइड, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2x। तो 5 2 7 और 2 9, 9 का मान होता है 180। 9 का मान यानी यही 9x वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9x हमारे 180 के बराबर। x का मान कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा। अब x का मान 20 आ जाएगा, तो ये 100 डिग्री हो गया, 20 डिग्री सॉरी 100 40 और 40 हो जाएगा। तो बोला गया जो वर्टिकल एंगल है ये वर्टिकल कितना होगा? ये वर्टिकल बता दो। तो वर्टिकल कितना होगा यहाँ पर? तो 5x, x का मान 20 है, यानी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मैंने कहा ना यहां से बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता लेंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए फोटो में ABC जो है वो क्या है? एक आइसोस्केलेस है। ABC जो है वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जहां पर आपका जो ये AB है ये AC के बराबर है। नहीं ABD होगा मुझे जहां तक लगता है। AD जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। सारा सवाल में उल्टा पुल्टा कर रखा है। ठीक है, यहां पर सवाल में उल्टा पुल्टा नहीं है, बस यहाँ चलचित्र जो है ना, चलचित्र का मतलब यहाँ जो चित्र है इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया गया है। इनके नामकरण को हमारे टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है, तो आप इसको C बना देंगे और इसको D बना देंगे, बस सवाल आपका सही हो गया। सवाल में अब पढ़िए जरा, सवाल में क्या दिया गया, शीट में भी करेक्ट कर लेंगे। सवाल में आपसे कहा गया है दिए गए फोटो में ABC जो है वो क्या? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AB हमारा AC के बराबर है, AD जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC बराबर पूरा का पूरा BC कितना है? 6 है। अगर BC 6 है तो ये 3 होगा और ये 3 होगा। क्यों? आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो 2 बराबर भागों में बांटता है, वो आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। AD का मान हमसे दिया गया है, A से लेकर D तक का मान 4 है। हमसे कहा गया है AB का मान कितना होगा? AB का मान बताओ। ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर D फॉर दिल मांगे मोर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत आसान सवाल हैं, जितने भी बढ़िया लेवल के सवाल थे वो बीच में थे जिनको हमने हल कर लिया। ठीक है, अब बहुत आसान सवाल मिलेंगे आपको। आ जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं है ना प्री में। पिछले कुछ सालों में प्रीवियस ईयर में प्री में काफी हल्के हल्के सवाल पूछे गए हैं। एक आधा सवाल बाउंसर आ जाता है, बाकी सारे बॉल बाउंसर नहीं होते, सारे बॉल यॉर्कर नहीं होते। ठीक है, कुछ खेलने वाले भी होते हैं, छक्के मारने वाले भी होते हैं, चौके मारने वाले भी होते हैं, और कुछ पे आउट भी हुआ जाता है।
अब जैसे ये सवाल देखो, पेरीमीटर है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का 50, आधार का मान अगर 18 है तो कहा गया है इक्वल साइड का मान क्या होगा। साफ तौर पे दिख के ये लग रहा है कि अप्रोक्सीमेशन होगा यहाँ पे। जैसे मानो आपसे ये सवाल दे दिया गया कि ये आपका एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब मान लो आपका ये ए होगा और ये ए होगा। उसके बाद सवाल में आपसे कहा गया है जो बेस का मान है वो कितना है, तो 18 है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है जो इक्वल साइड्स होंगे उनका मान कितना होगा, यहाँ पे एबीसी का मान। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। पूरा का पूरा पेरीमीटर जो है वो कितना है, 50 है। यानी हम ये बात बोलेंगे कि 2a जमा जो 18 है वो कितना है, तो 2a जमा 18 50 है। यानी यहाँ पे 50 में से 18 गया तो कितना हो गया, 32। यानी a का मान कितना आएगा, 16। इससे आसान सवाल धरती पे होगा क्या, बताओ। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अरे हम आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, पता है काहे, ताकि अगर आपको 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ना हो ना तो बड़े आसानी से आप एकदम उछल उछल के कूद के जाएं। आपको जब उस लेवल का हम पढ़ा देंगे ज्योमेट्री, तो ये सब जो बहुआ सवाल आपके प्री में आएगा तो काहे नहीं आप नंबर पूरा में पूरा ठोकोगे, ये बताओ। ऐसे ही थोड़े इस बार पूरा का पूरा जो है हमारे प्री में बच्चों का इतना सिलेक्शन हुआ है। 300 प्लस तो काउंटिंग है जो मेरे फोन में है, जो नहीं है उसकी बात अलग है। हर बैच में कम से कम 50 बच्चों का सिलेक्शन है, मिनिमम मैं कह रहा हूं। ठीक है, जिनका मतलब कॉल आया है मेरे पास या जिनका मैसेज मेरी टीम ने हैंडल किया है, अगर पूछना शुरू कर दे हर बच्चों से उनके पास फोन कर करके तो बहुत सिलेक्शंस निकल जाएंगे। चाहे वो अप्रैल के बैच का हो, चाहे वो जो है पहले के बैचेस हो, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अगर मैं उनको इस लेवल का करवा रहा हूं तो आसान लेवल आएगा तो आराम से फोड़ फाड़ के वो चले आएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए सवाल देखिए। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है एबीसी, जहां पर एबी एसी का मान 8 है, बीसी का मान 11 है, डी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर जहां पर बीडी का मान 7 है, तो एडी का मान कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर ट्रायंगल बना लीजिए। अब इस ट्रायंगल को बनाने के बाद देखिए यहाँ पर कि ये ट्रायंगल क्या है, तो ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी नाम का। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। फिर उसमें कहा गया ए बी और ए सी जो है वो कितना है, तो ए बी हमारा 8 है, ए सी भी हमारा 8 है। फिर उसके बाद हमसे कहा गया बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान 11 है। डी एक पॉइंट है, कहाँ के ऊपर, बी सी के ऊपर। ठीक है, डी का मान एक बी सी के ऊपर है, मतलब ये डी नाम का एक पॉइंट है। ये नहीं कहा गया डी एल्टीट्यूड है, इस तरीके से कि पूरा बी डी का मान 7 है। अगर ये 7 है, ये 11 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमसे कहा गया है बेटा एडी का मान बताओ मेरे भाई, एडी का मान कितना होगा। अब आपको एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा। पहले तो ये त्रिभुज को छोटा बना लो। ठीक है, 8 8 और 7 ऐसे बना लो ताकि कुछ जगह बन जाए। ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, यहाँ पर पॉइंट नंबर डी है, ये 7 है और ये 4 है, और ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे एडी का मान पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर एडी का मान बताने के कम से कम 2 से 3 तरीके होते हैं, मेरी बात को समझिएगा। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये एडी हाइट है। अरे भैया हाइट कैसे है, ये 7 और 4 में बांट रहा है। अगर कायदे से देखोगे तो डी नाम का पॉइंट तुमको पता है कहाँ मिलेगा, ऐसे मिल रहा है तुमको डी नाम का पॉइंट। देखो जरा, तुमको जो डी नाम का पॉइंट है वो ऐसे कुछ मिल रहा है, जहां पर ये जो मान है ये 7 है और ये जो मान है 4 है और डी ऐसे है। अगर ये हाइट होता तो 5.5 में बांटता, मतलब ये हाइट नहीं है। हाइट नहीं है तो पाइथागोरस नहीं लगेगा। पाइथागोरस अगर मान लो ये हाइट होता तो 5.5 में तो 8 5.5 का पाइथागोरस लगा देते, लेकिन भैया ये तो हाइट है नहीं। अब हाइट नहीं है तो ये 8 है, ये 7 है, तो यहाँ पर एडी का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, जो हम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे, वो हमने आपको पढ़ाया नहीं है। अब हमने आपको वो नहीं पढ़ाया है तो हम उस कंसेप्ट पर ये सवाल आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप चल के आगे पढ़ोगे ना कि जब ये एंगल बाइसेक्टर ये 7 8 में, तो वो बाद की बात है, वो बाद में हम देखेंगे। यहाँ पर हमसे सिर्फ ये कहा गया है डी नाम का एक पॉइंट है। हमने पढ़ा है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा पढ़ा है तो हम कॉस थीटा लगाएंगे। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बी वाला है ना, ये छोटकू ट्रायंगल में एबीडी में भी है और यही बी एंगल एबीसी में भी है। यानी अगर हम यहाँ पर दोनों का कॉस थीटा बराबर कर दे तो हमारा आंसर आ गया। यही तो हम जानते हैं कि भैया एक ट्रायंगल देखो एबीडी में एक मान है, ये दूसरा मान है, तीसरा निकालना है। तीसरे का निकालने के लिए हमें थीटा का मान पता होना चाहिए, और ये थीटा का मान जो है हम बड़े वाले ट्रायंगल से निकाल लेंगे। बड़े वाले से थीटा का मान निकाल के छोटे वाले में डाल देंगे तो हमारा एडी का मान आ जाएगा। साफ तौर पे हमारा एडी का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पहली बात बोलते हैं
cos b। cos b किस ट्रायंगल से? तो cos b हम ABC से निकालते हैं कि ABC से cos b कितना होगा। तो ABC से cos b निकालेंगे तो आपको पता है 8 का स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 11 है। तो 8 का स्क्वायर जमा 11 का स्क्वायर माइनस कितने का स्क्वायर? माइनस 8 का स्क्वायर। भाग करेंगे 2 इंटू 8 इंटू 11 के साथ। समझ में आ गया बात? ये से ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 11 को काट देगा तो आ जाएगा 11/16। ये 11/16 किसका मान आ जाएगा? तो cos b का मान आ जाएगा। समझ में आ गया बात? कितना आ जाएगा? तो cos b का मान आ जाएगा कितना? 11/16। अब यही cos b को जो है हम यहाँ पर बराबर भी कर सकते हैं, या आप ऐसे ना लिख के, है ना, आप ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी पूरा का पूरा एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन को लिख सकते हो। आप बोलोगे देखो बड़े वाले का जो cos b है वो बराबर होगा छोटे वाले के cos b के, दोनों का तो cos b बराबर ही होगा, ठीक है। cos b किसका? तो cos b यहाँ पर ट्रायंगल ABC का। समझ में आई बात? cos b किसका? तो ट्रायंगल ABC का। ये बराबर होगा किस cos b के? तो cos b हमारे, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos ऑफ एंगल ABC, cos ऑफ एंगल ABC बराबर होगा cos ऑफ एंगल किसके? एंगल ABD के। cos ऑफ एंगल ABD के, इन दोनों का cos बराबर होगा। इसका cos का मान क्या होगा? ABC का cos का मान क्या होगा? तो 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 8 इंटू 11, ठीक है। और cos ABD में जो मान होगा वो क्या होगा? तो 8 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, और भाग करेंगे कितने से? तो 2 इंटू 8 इंटू 7 से। ये हमारा होगा पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पर जो कटे काटते चलो आंसर आ जाएगा। 8 से 8 खत्म, 11 से 11 खत्म, 2 इंटू 8 से 2 इंटू 8 खत्म, साफ तौर पे। अब यहाँ 11 है और यहाँ 7 है तो ये हो जाएगा 77। 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64, 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49, माइनस है हमारा AD का स्क्वायर। ये AD को आप इधर लेकर आ जाओ तो AD का स्क्वायर देखो यहाँ पे 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, ठीक है। 113, 113 में से 77 घटाओ, 13 से 7 गया तो 6 हो गया, ठीक है। 10 से 7 गया तो 3 हो गया, यानी 36 आ गया। AD का स्क्वायर 36, तो AD का मान कितना आ जाएगा? AD का मान हमारा 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। कुछ नहीं करना होता, जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपके सामने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता ये आइसोस्केलेस था, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा ट्रायंगल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे सामने हमें बस एक ही बात को ध्यान रखना है कि वो एंगल को पकड़ना है जो दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पर B जो है दोनों में कॉमन है, अगर B दोनों में कॉमन है तो दोनों का cos B जो है हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। बस भैया बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल को बना पाएंगे। चलिए सर आपके गाइडेंस से सिलेक्शन हो जाएगा? अरे भाई बिल्कुल हो जाएगा यार, ठीक है। कभी भी देखा है मुझे कहीं पर जाकर बैचेस के बारे में जो है इतना प्रमोशन करते हुए? बताओ, ठीक है। डेली आकर बता रहा हूँ बैचेस के यूट्यूब पे, ठीक है, या डेली हो गया पोस्ट डाल रहा हूँ, डेली टेलीग्राम पर जा रहा है, डेली यूट्यूब के कम्युनिटी पर, कभी जाता नहीं है, कभी भी नहीं जाता है। रीजन यही है ना कि जो बच्चा एक बार पढ़ लेता है उसको खुद पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, और उसके कांटेक्ट में जितने लोग आते हैं ना सबकी कोचिंग छुड़वा के हमारे पास भेजता है। कितने भी बड़े टीचर से क्यों ना पढ़ रहा हो, ठीक है, कितने भी बड़े नाम से क्यों ना पढ़ रहा हो, अगले दिन पता चलता है कि उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पे है। इस वजह से बैचेस में इतने 4-4 हजार 5-5 हजार एडमिशन होते हैं। रीजन यही है बस, क्योंकि एक बार जब स्टूडेंट पढ़ लेता है उसको खुद समझ में आ जाता है कि भैया फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, और जब उसे फायदा होता है तो फिर वो हर किसी को बताता है कि यहीं पर पढ़ो, यहाँ फायदा है, ठीक है। चलो आ जाओ ट्रायंगल में। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ABC। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या है हमारा? A है, B है और C है, और कहा गया है इक्वल साइड जो है वो कितने हैं? 3 है, मतलब ये भी 3 है और ये भी 3 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अन इक्वल साइड दैट मैक्सिमाइज द एरिया? इसका साइड कितना होना चाहिए जो क्या करे? एरिया को मैक्सिमाइज करे, जो क्या करे? एरिया को मैक्सिमाइज करे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अन इक्वल साइड जिसके कारण एरिया मैक्सिमम हो? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर जो x का मान होगा वो क्या होगा? x का मान हमारा 3 और 3 6 से छोटा होगा, और x का मान कितना होगा? तो 0 से बड़ा होगा। समझ में आ गया मेरी बात? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अन इक्वल साइड? व्हाट लेंथ ऑफ अन इक्वल साइड विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्रायंगल?
तो एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भैया x का मान 6 से छोटा और 0 से बड़ा, लेकिन कहीं पर ऐसा x का मान इंटीजर में नहीं दिया गया है, कहीं पर कहा ही नहीं है कि इंटीजर है। इंटीजर है तो मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं 6 से छोटा का मतलब 5.9 भी है, 5.8 भी है। अब यहाँ पर आप काल्पनिक रूप से यहाँ पर x का मान नहीं बता पाएंगे, x का मान नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ आपको इतना जरूर पता है कि x का मान 6 से छोटा होगा। तो जरा चारों ऑप्शंस को चेक करो, ये जो है ये 6 से छोटा है, ये भी 6 से छोटा है, ये भी 6 से छोटा है, ये भी 6 से छोटा है, हर संख्या 6 से छोटी है। कैसे? √2 का मान हमेशा याद रखेंगे कि √2 का जो मान होता है वो 1.414 होता है, √3 का मान 1.732 होता है। तो मान लो यहां पर कि √2 का मान हम 1.4 कह रहे हैं, 1.4 का 3 गुना 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42, यानी ये 4.2 के करीब में जाएगा मेरा मान। ठीक है, √3 का मान 1.7, 1.7 का 2 गुना यानी ये 3.4 के करीब में जाएगा, ये 2.8 के करीब में जाएगा, और यहाँ पर ये 1.4 के करीब में जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर x के मान लिख दिए। देखो मैंने क्या किया, मैंने रूट का मान डाला, रूट का मान डालते मेरा ऑप्शन दशमलव में बदल गया। यहाँ पर 1.4, यहाँ 4.2, यहाँ 2.8, यहाँ 3.4। अब सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि आप x का कितना मान लेंगे कि आपका एरिया सबसे ज्यादा होगा। अरे भाई जितना बड़ा मान होगा x का उतना बड़ा एरिया होगा। इसमें सबसे बड़ा वाला मान कौन सा है? सबसे बड़ा वाला मान कौन सा है? तो बोलोगे C सबसे बड़ा मान है, यानी C करेक्ट आंसर होगा। अगर मानो इसमें कोई एक ऑप्शन होता जिसका मान 17 होता तो क्या 17 ले लेते? नहीं, हमें सबसे बड़ा मान भी देखना है और साथ में ये भी देखना है कि उसको 6 से छोटा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 17 ले ले, 18 ले ले, 20 ले ले, 50 ले ले, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर 6 से छोटा लेना है। चारों के चारों ऑप्शन हमारे 6 से छोटे थे, तो ये हमारे लिए आसान काम हो गया। उसमें देख लो सबसे बड़ा कौन सा है। अरे खुद सोचो, जितनी बड़ी साइड होती है उतना ज्यादा एरिया होता है, साइड बड़ा तो एरिया बड़ा, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। उसके लिए हमें दशमलव का मान पता होना जरूरी था। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। एबीसी एक आइसोस्केलस, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो और मजेदार सवाल आ जाएंगे। अब थोड़ा सा कुछ सवाल होगा इक्विलेटरल पे। पहले देखो मैंने आपको क्या कहा था, याद करो एक्सरसाइज में एक एक बातें पढ़ाई थी। पहले आपको हमने स्केलन पढ़ाया, फिर हमने आपको जो है आइसोस्केलस पढ़ाया, फिर इक्विलेटरल पढ़ाया। ये हमारे भुजा के आधार पर ट्रायंगल थे, त्रिभुज थे। फिर उसके बाद हमने एंगल्स के आधार पर थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने साइड के आधार पर पढ़े थे। साइड के आधार पर क्या था? तो एक्यूट था, राइट था, और उसके बाद ऑब्ट्यूज था। पिछले से पिछली क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चंस लगाए थे। फिर उसके बाद हमने एक्यूट एंगल के बारे में क्वेश्चंस लगाए। फिर आज हमने ऑब्ट्यूज के बारे में क्वेश्चंस लगाए। फिर उसके बाद हमने जो साइड के आधार पर थे वो आइसोस्केलस पर लगा लिए। अब साइड के आधार पर इक्विलेटरल की बारी है। मतलब पहले सभी के बारे में मैंने आपको थ्योरी कंफर्म करवाई, और उसके बाद हर एक एक टाइप के ऊपर के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सवाल में कहा गया है एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर देखते हैं एबीसी के बारे में कि यहाँ पर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, जहां पर हमारा एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर? बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। डी जो है वो बीसी पर लाई करता है। एडी का मान कितना है? तो 4√3 है, ये हमारा एडी का मान है। कहा गया है पेरीमीटर कितना होगा। मुझे बताओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में मुझे बताओ यहाँ पर जो हाइट होती है वो कितने के बराबर होती है? तो हाइट जो होती है बोलेंगे सर √3/2a। ठीक है, जो हाइट होती है वो कितने के बराबर होती है? √3/2a। तो √3/2a का जो मान है वो कितना है? तो 4√3 है। ठीक है, यानी a का मान कितना आ गया? तो a का मान 8 आ गया। सवाल में हमसे क्या बोला है? पेरीमीटर बोला है। पेरीमीटर बराबर 3a होता है। अगर a का मान 8 है तो 3a का मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर। इससे आसान क्वेश्चन है क्या? ठीक है, चलो आ जाओ 45 क्वेश्चन। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पी क्यू आर जो है उसके मिड पॉइंट है ए बी बी सी ए सी के। अगर हमें यहाँ पर एबीसी का मान 8 दे रखा है तो पी क्यू आर का मान पूछा है। ये भी धरती का सबसे आसान क्वेश्चन। आपको क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है, फिर आपको क्या करना है? एक और ट्रायंगल बनाना है, और आपसे कहा गया है कि ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ले जाओ, इसमें डाल दो इसको। ठीक है,
अब यहाँ पर ट्रायंगल को देखते हैं, ये ट्रायंगल हमारा ABC है और उसके बाद कहा गया है PQR जो है मिड पॉइंट है, AB का, BC का और R ये मिड पॉइंट है। सवाल में कहा गया है बड़ी वाली भुजा का मान कितना है, तो बड़ी वाली भुजा का मान जो है 8 है, PQR का मान पूछा है। आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी हम यहाँ पर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट को बनाते हैं तो वो 4 बराबर बराबर एरिया में बंट जाते हैं। हमारा हो जाता है 1 1 1 और 1, ये चारों बराबर बराबर एरिया में बंटते हैं। ठीक है, आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। दो बातें होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मेंसुरेशन में खासकर आपको जब पढ़ाएंगे तो पूरा पूरा बात बताएंगे। यहाँ पर अभी मोटी मोटी दो बातें जान लो। एक बात तो हमारी ये है और दूसरी बात हमारी ये है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो हम बाद में मेंसुरेशन में देखेंगे। अभी जो हमें देखना है वो क्या देखना है वो देखिए। यहाँ पे आपका जो सवाल पेपर में पूछा जाता है वो क्या क्या है, यहाँ पर ये देख लीजिए। पहला सवाल तो आपका ये बनता है ये वाला, और दूसरा सवाल जो है वो यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, दूसरा सवाल जो बनता है वो आपसे ये पूछा जाता है, देखते चलिए। ठीक, ये आपसे कहा जाता है कि आपका एक ट्रायंगल है ABC नाम का और ये भी आपका ट्रायंगल है ABC नाम का। दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझ में आ गया बात, कैसे ट्रायंगल है इक्विलेटरल। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो DEF है इसके मिड पॉइंट है, ये D हो गया, E हो गया, F हो गया। यहाँ पर जो D है वो E है और यहाँ पर F है, ये हमारे मिड पॉइंट है। तो भैया ये मिड पॉइंट है तो इस बात को ध्यान रखना, अगर ये मिड पॉइंट को जब आप जोड़ते हो, जब आप ज्वाइन करते हो, तो ये पूरे के पूरे ट्रायंगल को 4 बराबर एरिया में बांट देता है। ठीक है, ठीक है, जब आप मिड पॉइंट को जोड़ते हैं, ठीक है, यहां लिख लीजिए व्हेन मिड पॉइंट्स आर ज्वाइंड। ठीक है, व्हेन मिड पॉइंट्स आर ज्वाइंड, ठीक है, आर ज्वाइंड, जब हम उनको जोड़ते हैं, then it divide the triangle in 4 equal areas, in 4 equal एरियाज। वो 4 इक्वल एरिया में जो है वो बांटता है, उसको 4 इक्वल एरियाज में बांटता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें D हो गया, E हो गया, F हो गया, तो यहाँ पर AD हो गया, BE हो गया और यहाँ CF मीडियन हो गए। मतलब ये वाली मीडियन, ये वाली मीडियन और ये वाली मीडियन, जब आप इनको ज्वाइन करते हैं तो जो एरिया बनता है वो 1 1 1 1 1 1, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 6 इक्वल एरियाज बनते हैं। कितने एरियाज बनते हैं, तो 6 बराबर क्षेत्रफल बनते हैं। तो कभी किसी दिन आपको मीडियन को ज्वाइन करके कोई एक सेक्टर का एरिया बोल दे तो पूरे त्रिभुज का 1/6 भाग हो जाता है। और कभी आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करके यहाँ पर बोल दे कोई भी सेक्टर का, तो हमें 1/4 हो जाता है। यहाँ पर हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसका 1/4 कर देना है। तो मुझे बताओ खुद, PQR का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/4 होगा। किसके, 1/4 होगा पूरे के पूरे ट्रायंगल के। 4 पार्ट में 1 पार्ट होगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, तो 8 और इंटू 8 है। समझ में आ गई बात, 8 इंटू 8 है। लो भैया, 4 और 4 से ये 2 और 2 बार में कटेंगे तो 2 दूनी 4, √3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 को देख लो। 45 हो गया, 46 पे आ जाओ। बहुत आसान सवाल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है। इससे भी आसान कोई क्वेश्चन है, बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक अंदर का कोण 60 होता है, तो बाहर वाला कोण कितना होगा, 120। क्यों भैया, एक सीधी रेखा पर कोण कितने की बनती है, 180 की। अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला कितने का बनेगा, बाहर वाला 120 का बनेगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी बात नहीं कही गई है। सिर्फ आपसे ये कहा गया है कि एक त्रिभुज है और उसका परिमाप जो है, उसका परिमाप कितना है, तो 30 सेंटीमीटर है। सबसे पॉसिबल एरिया क्या होगी। आगे चलकर आपको अलजेब्रा में एक बात पढ़ाएंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको एक बात समझाएंगे कि जब हमारा a प्लस b का मान जो है ना, मान लो a प्लस b, दो लोगों का जोड़ हमारा मान लो 10 है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है, पता है क्या, a इंटू बी जो है वो मैक्सिमम कब होगा, a इंटू बी जो है वो मैक्सिमम कब होगा, किस वैल्यू पे, या a बराबर b जो है अगर हमें मान लो ये मैक्सिमम चाहिए तो वो वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, हमसे ये पूछा जाता है। पहली बात कि वो मैक्सिमम कब होगा, और दूसरी बात होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो जब भी आप इस बात को समझे, जैसे मानो मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया ना, a प्लस बी बराबर 10 दिया, मान लो मैं यहाँ पर 5 कहता हूँ, या 5 के जगह पे मान लो मैं 6 कहता हूँ,
देता हूं। तो 6 कब आएगा? जब a 0 हो और b हमारा 6 हो, या ये 1 हो ये 5 हो, ये 2 हो ये 4 हो, या फिर 3 और 3 हो। अगर a 0 है ये 6 है तो a प्लस b 6, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 3 6। ठीक है, उस केस में आप a इंटू बी का पता करो। ए बी ही तो पूछा है। a इंटू बी कितना आ जाएगा? 0। 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9। यानी आपने एक बात नोटिस किया, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आकर अटकी? तो 9 पर। और 9 पर कब आई? जब यहां पर a और b बराबर हुए। ठीक है, यानी एक बात हम हमेशा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि अगर हमें a b मैक्सिमम चाहिए, अगर हमें a b मैक्सिमम चाहिए तो हमेशा a बराबर b होना पड़ेगा, हमेशा a बराबर b होना पड़ेगा। कोई भी दो संख्या अगर बराबर होती हैं तो वो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट देती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक को बहुत बड़ा कर दिया दूसरे को छोटा कर दिया, या एक को बहुत बड़ा दूसरे को छोटा, नहीं, तब उनका प्रोडक्ट कभी भी मैक्सिमम नहीं आएगा। तो आप मुझे खुद बताओ, कल के दिन आपको इसके छोड़कर एक बड़ा सा सवाल दे दिया जाए, a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है और a इंटू बी इंटू सी मैक्सिमम कब होगा? तो पहली बात, कोई भी संख्या का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब ये बराबर होती हैं, यानी ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब ये 3 और 3 और 3 होगा तो क्या होगा? इसका प्रोडक्ट जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा और वो 27 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक है, कोई दिक्कत की बात? अब उसी तरीके से यहां पर भी आप मुझे खुद बताओ, पेरीमीटर कहा गया है। पेरीमीटर का मतलब उसकी 3 भुजाएं होंगी, यानी a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो कितना होगा? 30 होगा। और हमसे बोला गया है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया साइड का ही तो प्रोडक्ट होता है ना, यानी तीनों साइडों को गुना करने पर ही तो एरिया आएगा। इस तरीके से करके या तो इक्विलेटरल होगा √3/4a², आपको आइसोस्केलेस होगा तो उसकी प्रॉपर्टी, मतलब कुछ भी हो, अगर मुझे एरिया को मैक्सिमम करना है तो हर भुजा को बराबर करना पड़ेगा। हर भुजा को बराबर करने का मतलब इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, यानी तीनों साइडें 10। जब हमारा तीनों साइड 10 होगा तो गारंटी उस केस में हमारा एरिया सबसे ज्यादा होगा। और उस केस में एरिया जब तीनों साइडें बराबर हो जाती हैं वो ट्रायंगल कैसा हो जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है? उसका एरिया √3/4a² होता है। साइड को हमने 10 माना है तो 10 इंटू 10 करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 बार में, 5 बार में, 2 से 5 बार में, 25√3 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कभी भी ऐसा सवाल दे आपको, कभी भी ऐसा सवाल दे कि पेरीमीटर आपको इतना है, एरिया बताओ, तो पेरीमीटर को आप हद से समझ जाना कि एरिया मैक्सिमम तभी हो सकता है जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जब हमारा कितना हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। समझ में आ गई मेरी बात? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, आपको एक और छोटी सी बात आप लोगों को समझाते हैं, आप लोगों को समझिएगा, आगे चलकर है ना आपको मेंसुरेशन में भी एक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। मेंसुरेशन में भी कंसेप्ट क्या पढ़ाया जाएगा? देखो, 3 कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे टोटल। मैं अभी बता देता हूं थोड़ा सा आपको। पहला कंसेप्ट ये दिया जाएगा कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, दूसरा जो है तुम्हारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, और तीसरा तुम्हारा कैसा ट्रायंगल है? तो तीसरा जो है तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, समझ जाना मेरी बात को। तीसरा तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल है? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये तुम्हारे 3 तरह के ट्रायंगल हो गए। एक जो हो गया तुम्हारा, मान लो, ठीक है, एक ऐसा हो गया, राइट हो गया, ये हो गया। हर किसी का पेरीमीटर समान है, आप अभी देख लो, हर किसी का पेरीमीटर समान है। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? आप ऐसे समझो, ठीक है, हर किसी का पेरीमीटर समान है, ठीक है, हर किसी का पेरीमीटर मतलब इसका भी पेरीमीटर जो है वो 30 है, इसका भी जो पेरीमीटर है वो कितना है? 30 है, और इसका भी पेरीमीटर हमारा कितना है? 30 है। यहां पर हमसे ये सवाल कहा गया है और तब बोला जाएगा बताओ सबसे मैक्सिमम एरिया किसका होगा? सबसे मैक्सिमम एरिया आपसे आपका पूछा जाता है पेपर में कि सबसे मैक्सिमम एरिया किसका होगा। अब अगर देखो तो कोई स्टूडेंट अगर प्रूफ करना चाहता है तो जरा एक बार प्रूफ देख लो, और बाकी अगर बिना प्रूफ के आप बोलोगे तो आप उसके आधार पर भी आंसर टिक कर पाओगे। जैसे मानो अगर इसका पेरीमीटर 30 है तो इसकी भुजा कितनी होगी? 10, 10 और 10 होगी, ठीक है, तो इसके अनुसार इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? तो √3/4 इंटू 10 इंटू 10,
ठीक है। √3/4 इंटू 10, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 5 बार में 25 √3। और √3 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 25 इंटू 1.7 मान लो। 17 × 5 = 85 का 5 8 हाथ में, 17 दूने 34 और 8 42, 42.5 मतलब ये 40-45 के करीब में है, ठीक है। अब यहाँ पेरीमीटर 30 है, तो कोई एक ऐसा ट्रिपलेट ले लो, तो बोलोगे सर 5, 12 और 13, ठीक है। 13 और 12 कितना हो गया, 13 और 12 हमारा हो गया सर 25, 25 5 30। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। यहां पर जब आपने काटा तो कितनी बार में कटा, तो यहां पर जब आप काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 × 5 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहां पर एरिया। अब यहां पर जैसे मानो 30 है, तो 30 है तो मेरे भाई यहां पर आप क्या एरिया ले सकते हो, 30 है तो आप मान लो इसको सबसे बड़ा साइड ले लो 15, इसको मान लो 5 और इसको मान लो 10, आप इस तरीके से एरिया मान लो। फिर इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ और इसका एरिया निकालो। जब आप सब में एरिया निकालना शुरू करोगे ना, तो बाद में पता चलेगा यार सबसे ज्यादा जो अगर हमारा एरिया आया है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आया है, ये सबसे ज्यादा एरिया है। यहां पर आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा एरिया इसका होगा, सबसे ज्यादा एरिया। और आप किस आधार पर कह पाएंगे, देखो सबसे ज्यादा एरिया क्यों होगा, तो आप ऐसे समझ लो कि मेरे पास 3 लोग हैं, ठीक है, या मेरी पास 3 कंपनी है। एक कंपनी ये हो गई, दूसरी कंपनी ये हो गई, तीसरी कंपनी ये हो गई। तीनों कंपनी में मैंने बराबर पैसे डाले, हर किसी को मैंने 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए दे दिए। और मैंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस कंपनी से होगा, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट उस कंपनी से होगा जहां का प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से काम करता है, यानी हर किसी का मान बराबर है, हर किसी को बराबर इज्जत मिलती है, बराबर पैसा मिलता है, बराबर का रुतबा है, बराबर घंटे काम करते हैं। तो उसमें क्या होगा, क्षमता उनकी ज्यादा निकलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी कंपनी क्या हो गई, दूसरा कंपनी ऐसा हो गया जिसका ससुरा मैनेजर काम कर रहा है, अब वर्कर लोग कम काम कर रहा है, या वर्कर ही ज्यादा काम कर रहे हैं, मैनेजर कम काम कर रहा है। एक और कंपनी हो गया जिसमें एगो तो बड़ा है बाकी दोनों छोटा है। तो ऐसी चीजों में बैलेंस नहीं हो पाता। यानी हम ऐसा अपने जीवन से भी रिलेट कर सकते हैं कि जीवन में भी अगर बैलेंस बना हुआ है तो हम सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। उसी तरीके से कोई भी दुनिया का पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, अगर वो सिमेट्रिक है तो वो सबसे ज्यादा एरिया देगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि उसके सभी कोण बराबर हो, उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो अगर ट्रायंगल का कम्युनिटी देखो, ट्रायंगल का कंपैरिजन ट्रायंगल के साथ करोगे तो सबसे ज्यादा एरिया होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है, देखो ये तो ट्रायंगल का कंपैरिजन इसके अपने भाइयों के साथ था, राइट के साथ, ऑब्ट्यूज के साथ। लेकिन अगर ये ट्रायंगल अपने कम्युनिटी से बाहर हो जाता है, जैसे यूपी का कंपैरिजन आप बाकी स्टेट के साथ कर सकते हो, लेकिन अगर ब्राजील के साथ या न्यूजीलैंड के साथ कंपैरिजन करना होगा तो फिर यूपी का कंपैरिजन नहीं होगा, फिर इंडिया का कंपैरिजन होगा। यानी ट्रायंगल का कंपैरिजन अब जो है बाकी पॉलीगन के साथ करो। तो बाकी पॉलीगन में क्या आ गया, जैसे ट्रायंगल हो गया यहां पर, ठीक है। देखते चलिए, ये आपको सब मेंसुरेशन में पढ़ना था, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स अभी मैं क्लियर कराते चलूं, क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ाना भी तो मुझे ही है और पढ़ना भी तो आप ही को है, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलकर आपको मेंसुरेशन के 2D में एक क्वेश्चन मिलता है। 2D में क्वेश्चन क्या मिलता है, 2D में क्वेश्चन आपको सेम तरीके से यहां भी दिया जाता है कि सबका पेरीमीटर समान है, ठीक है। आप ऐसे कह लो सभी का पेरीमीटर समान है, सभी का पेरीमीटर इक्वल है, सभी का पेरीमीटर इक्वल है, ठीक है। सभी का पेरीमीटर जो है वो हमारा क्या है, इक्वल है। एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा, एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा, आपसे ये पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कल के दिन कि भैया सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा। अब आप क्या बताओगे, आप एक ही बात बोलोगे, देखो ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि स्क्वायर है, ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि सर्कल है। उस केस में आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है, जिसके पास जितने ज्यादा वर्टेक्स होंगे या एंगल होंगे वो उतना ज्यादा एरिया को करेगा मैक्सिमाइज। जिसके पास कोनों की संख्या जितनी ज्यादा उसका एरिया उतना ज्यादा। तो आप बोलोगे सर यहां पर कितने कोण होंगे, तो 1 2 3, वर्टेक्स कितने हैं, 3 है। यहां पर 1 2 3 4 यहां पर, और यहां बोलोगे सर यहां 0 वर्टेक्स हैं। सबसे बड़ा गलती यही होता है कि एक बच्चा सर्कल को ये समझता है कि सर्कल में 0 वर्टेक्स होते हैं। नहीं, आज आप ये भी देख लो कि सर्कल बनता कैसे है वो समझो। जैसे पहली बार क्या हुआ कि हमने यहां पर हेक्सागन को बनाया, समझना मेरी बात को, फिर हेक्सागन में हमने 2 साइडों को बढ़ा दिया तो ये हमारा हेक्सागन ऐसे हो गया, ठीक, समझना।
फिर उसके बाद ये क्या हो गया, फिर इसमें और साइडों को हम बढ़ा देंगे, फिर इसमें हम क्या करते हैं और साइडों को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, धीरे 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 ये जो एज है ना, ये इसके जो एज होते हैं ये इसमें कन्वर्ट होता है, फिर इसमें कन्वर्ट होते 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 क्या होता है, धीरे धीरे ये रूप लेते लेते क्या ले लेता है, यही वाला आगे चल के सर्कल बन जाता है। यानी एक सर्कल के पास अनंत कोण होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखें, यहां 6 है, यहां 8 है, यहां 12 है, और करते 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 इसके पास इनफाइनाइट वर्टेक्स होंगे, इनफाइनाइट वर्टेक्स होंगे। इस बात को समझना, कभी ऐसा मत कहना कि एक सर्कल के पास 0 वर्टेक्स होता है, इनफाइनाइट वर्टेक्स। यानी जिसके पास सबसे ज्यादा वर्टेक्स उसका एरिया सबसे ज्यादा, इसके पास यहां पर इनफाइनाइट वर्टेक्स है तो इसका एरिया सबसे ज्यादा। अगर बीच में एगो हेक्सागन भी घुसा देता ना आपको और ये भी बोल देता कि एक हेक्सागन भी है, बताओ तो एरिया किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा सर्कल का, फिर हेक्सागन का, फिर स्क्वायर का, फिर ट्रायंगल का। यानी एरिया जो है वो हमारा इस अनुपात में जाता है। एरिया किस अनुपात में जाता है, ये अनुपात में। ये कैट में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहली बात आपने समझा वो ये समझा कि ट्रायंगल में ही आपस में दे दे तो किसका एरिया ज्यादा, तो हमेशा इक्विलेटरल का। दूसरा आपने ये समझा कि अगर हमारे 3 पॉलीगन दे दिए जाएं और इन 3 पॉलीगन में हमसे ये पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका एरिया होगा, तो उसका एरिया होगा जिसका वर्टेक्स ज्यादा होगा। यानी सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, तो उसका होगा, ठीक है, जिसके पास, या सीधा लिखो यहां पर उसका होगा, यहां पर सर्कल का लिखो। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स है उसके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स। जिसका वर्टेक्स ज्यादा उसका एरिया सबसे ज्यादा। वर्टेक्स से मतलब क्या होता है, वर्टेक्स का मतलब साइड होता है। और जिसके पास, देखो वर्टेक्स में क्यों कह रहा हूं, वर्टेक्स में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसके पास जितने वर्टेक्स होंगे उसके पास उतनी साइड होगी, और जिसके पास जितनी साइड होगी, जिसकी बाजुएं जितनी बड़ी होंगी, ठीक है, उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 47 क्लियर हुआ, बताओ। 47 के साथ साथ ये 2 प्रॉपर्टी क्लियर हुए, बताइए। फर्स्ट लाइव क्लास सर, बिग फैन ऑफ योर डेडिकेशन मोटिवेट अस टू स्टडी। धन्यवाद विवेक जी। चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ अ पेरीमीटर 60। इसमें से ट्रायंगल का एरिया, इसमें से कौन ऐसा एरिया है जो ट्रायंगल के लिए संभव नहीं है, ठीक है, और ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 60 है। तो मेरी बात समझो, एरिया जो है यहाँ पर देखो, पेरीमीटर कितना है, 60 है, परिमाप कितना है, 60 है। ये 60 तीनों भुजाओं का जोड़ है। अगर मानो मैं इसको मानता हूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी प्रत्येक साइड जो होगी, देखो सिंपल सा मैं एक आपको बात बोलूं, एरिया आपका कुछ भी होगा ना वो हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। एरिया कभी भी होगा तो 3 का मल्टीपल होगा। क्यों, यहां पर देखो, अगर उसका पेरीमीटर यहां पर 60 दे रखा है, यानी ये 3 भुजाओं का जोड़ है। अगर आप हिरोन्स फॉर्मूला भी लगाते हो तो आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हो तो वो क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा यहां पर, ठीक है। बिना सेमी पेरीमीटर के तो एरिया निकलता नहीं है। यानी आप बोलोगे सर 60/2, 60/2 का मतलब हो जाएगा 30। यानी हम यहां पर जब भी हिरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, यानी यहां पर s के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, s के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और s यहां पर 30 है, यानी 3 का मल्टीपल है, तो हमारा एरिया भी यहां वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 3 का मल्टीपल होगा। और एरिया वो नहीं होगा जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ये 3 का मल्टीपल है, 8 6 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा, 5 4 9 1 10, ये नहीं कटेगा हमारा, ठीक है। 8 7 15 1 16, ये भी नहीं कटेगा, 7 1 8 1 9, ये भी कट जाएगा। तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक मिनट, ट्रायंगल का एरिया कौन नहीं हो सकता है जिसकी पेरीमीटर 60 है। 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 हमारे कट जा रहे हैं, 2 हमारे नहीं कट रहे हैं। अब इसमें एक और कैच है, इसमें एक और कैच है, ठीक है, इसमें एक और कैच है भाई। एक तो हम 3 का लगा सकते हैं और दूसरा एक और लगा सकते हैं। वो बताओ वो क्या होगा, वो बताओ। 2 पॉइंट है इसमें जिससे आप इसको कर सकते हो।
जिसका क्षेत्रफल 60 है, जिसका परिमाप 60 है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तब तक थोड़ा पानी पी ले हम। चलिए बताइए। बताइए बताइए, आंसर ट्राई करिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। ट्राई करो, बताओ। आंसर बताओ चलो। हो गया भाई। देखो आसान है यार सवाल। अभी तो इतनी सारी थ्योरी आपको पढ़ाई, इतने पॉइंट्स आपको पढ़ाए कि मैक्सिमम 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 किसका होता है। ये पूरी की पूरी रामायण इतनी बताई हमने, ठीक है, कि भैया देखो पूरा महाभारत ऐसे है कि ट्रायंगल है। सबसे पहले ट्रायंगल में बताया कि ट्रायंगल में अगर सबसे ज्यादा एरिया संभव है तो किसके पास संभव है, इक्विलेटरल के पास। अगर यहां पर जंग छिड़े और कहे कि सबसे ज्यादा एरिया कौन रखता है तो बोलेगा इक्विलेटरल मैं रखता हूं। भैया इससे ज्यादा तो कोई एरिया रख ही नहीं सकता है। तो उसी तरीके से यहां पर आपको बोल दिया गया है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर 60 है। ट्रायंगल का पेरीमीटर 60 है मेरे भाई, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर 60 है तो एरिया कितना होगा ये बताओ पहले। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हो तो उसका एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4 इंटू 60 और इंटू कितना हो जाएगा 60। सॉरी पेरीमीटर 60 है तो एरिया साइड कितनी हो जाएगी, तो साइड हो जाएगी आपकी 20। जब पेरीमीटर 60 होगा तो साइड कितना हो जाएगा बताओ, तो साइड बोलोगे सर 20 हो जाएगा, 20 3 के 60। यानी आप बोलोगे सर √3/4 इंटू 20 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 से काटोगे 5 बार में 100√3, 100√3। √3 का मान कितना होता है, तो बोलोगे सर √3 का मान जो होता है 1.732 होता है, ठीक है। यानी जब आप 100 से इसका गुना लगाओगे तो 173.2 आएगा। यानी हमारा एरिया 173 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 173 से कम होगा, 173 से कम होगा, 173 से कम होगा, यही जनाब 173 से ज्यादा है। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। अरे यार जब कोई भी ट्रायंगल का एरिया 173 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है तो ये 178 कैसे ले लेगा।
178 कैसे ले लेगा? जब हमारा, मैं कह रहा हूं आपको कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया सबसे ज्यादा कब होता है? जब वो इक्विलेटरल होता है। इक्विलेटरल से बड़ा किसी का एरिया हो ही नहीं सकता है उस पर्टिकुलर पेरीमीटर पे। तो उस पर्टिकुलर पेरीमीटर पे इक्विलेटरल का ही एरिया इतना आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कल के दिन हम 1000 लिख दे तो 1000 हो जाएगा, 2000 लिख दे तो 2000 हो जाएगा, 5000 लिख दे तो 5000 हो जाएगा। नहीं, उस आधार पे हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, एरिया उसी की ज्यादा, इक्विलेटरल से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे। कहा गया एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी नाम का एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, बीडी और बीसी का अनुपात दे रखा है, एडी का मान दे रखा है। इस बार का फेमस क्वेश्चन है, इस बार का पूछा गया सवाल है, तो आराम से बनाइए। आपने कहा सर यहाँ एबीसी हम बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बना दिया। यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी नाम का पॉइंट है किसके ऊपर? तो बीसी के ऊपर। बीडी और बीसी का अनुपात 1:3 है, यानी ये 1 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट है। समझ में आ गया? अगर हमारा एडी का मान सवाल में, ये एडी वाला मान जो है वो दे रखा है, कितना दे रखा है? 5√7 दे रखा है, तो हमसे बोला गया है साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का साइड कितना होगा ये बता दो। ठीक है, समझ में आया? यहां पर पूछा गया है जो एडी का मान होगा वो 5√7 होगा, तो बता दो ट्रायंगल का साइड कितना होगा। आप ऐसे समझो एक पल के लिए, मानो ये 1:2 में है, ये 1:2 में है। मैंने आपको कहा एक काम करो, आप जो है ना यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको ये कहा कि एक काम करो, आप इनको जोड़ दो, इस पॉइंट को जोड़ोगे तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मैं डी मिड पॉइंट नहीं है, आप ऐसे समझो, अभी गलती मत कर देना डी को मिड पॉइंट करने की। मैं यहाँ मान लो डी को यहाँ कह रहा हूँ कि डी को आप जो है वो यहाँ पर ले लो, ये डी आपका यहाँ हो जाएगा, मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब डी यहां पर हो जाएगा, तो बोला बीडी से बीसी का रेशियो 1:3 है, यानी अगर ये 1 पार्ट है तो ये 2 पार्ट है। आप एक पल के लिए क्या कर लो, पूरे साइड को मान लो कि भैया आपका पूरा जो साइड है वो कितना है? 3a है। अगर ये आपका 3a पूरा का पूरा साइड है तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा। उसी तरीके से ये आपका 3a हो जाएगा और ये भी आपका 3a हो जाएगा। सवाल में आपसे a से लेकर d तक का मान दिया गया है, ad का मान। तो सबसे पहले आपको इस एडी का मान पता होना चाहिए कि ये एडी का मान होगा कितना। अगर ये 3 है और ये ए है तो हमारा एडी का मान कितना होगा? एडी का मान अगर आपको पता चल जाता है कि ये ए में कितना है तो उतने यूनिट का मान 5√7 दे रखा है, तो आप साइड ऑफ ट्रायंगल बता पाएंगे। ठीक है, आप साइड ऑफ ट्रायंगल बता पाएंगे, बहुत आसान काम है। तो आपको कहा गया है 1:2, यानी a और 2a, ये आपका 3a है और ये आपका a है, तो क्या आप ad का मान बता लेंगे? तो बोलेंगे हाँ सर बता लेंगे। पूछ कैसे? तो भैया ये तुम्हारा 60 डिग्री है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो ये आपका 60 डिग्री। आप ऐसे समझो कि ये जो कोण है आपका ये कितना डिग्री है, समझेंगे। ये कोण आपका कितना डिग्री है? तो ये आपका 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है और यहां से यहाँ 2a है और यहां से यहाँ 3a है, तो क्या हम यहाँ ad का मान बता पाएंगे? तो बोलोगे हाँ। cos 60 बराबर कितना हो जाएगा? cos 60 बराबर 3a का स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर। ठीक है, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस हम यहाँ पर करेंगे ad का स्क्वायर और भाग करेंगे किसके साथ? तो भाग करेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3a इंटू 2a यानी 6a स्क्वायर को। ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है। ठीक है, 9 4 13a स्क्वायर यहाँ से आ गया हमारा, माइनस हमारा हो गया ad का स्क्वायर, और 6 इंटू 2 कितना हो गया? तो 12a स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? तो 12a स्क्वायर। 2 से काटा हमने 6 बार में। ad का स्क्वायर कितना आ गया मेरे भाई? तो ad यहाँ पर साफ तौर पे देखो 6a स्क्वायर, 13 में से 6 गया तो 7a स्क्वायर यानी √7a आ गया। रूट अंडर कितना आ गया? तो 7a आ गया। ad का मान √7 है और √7a का मान दे रखा है 5√7। √7a का मान कितना दे रखा है सवाल में? √7a का मान जो है वो 5√7 दे दिया गया है। ठीक है, √7a का मान हमसे कितना दे दिया गया है सवाल में? तो √7a का मान 5√7 दे दिया गया है। देखते चलो। ठीक है, √7a का मान कितना दिया गया है सवाल में? तो बोलेंगे सर √7a का जो मान है वो कितना है? 5√7 है। तो अगर हमारा √7a का मान कितना है? तो 5√7 है। तो जरा यहां पर देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू हमारी 5 आ गई। और सवाल में हमसे क्या बोला गया है? साइड ऑफ ट्रायंगल कहा गया है। हर साइड को हमने 3a माना है। अगर a का मान 5 है तो 3a का मान कितना हो जाएगा? 3a का मान 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई,
कोई समस्या की बात यहाँ पे? ठीक, कोई परेशानी की बात? सही है ना? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सेंचुरी मार रहे हैं, हाफ सेंचुरी। 50 नंबर पे कहा गया है द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3√7, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड पीसी सच दैट बीपीपीसी इतना है, एपी का मान पूछा गया है। सेम कंसेप्ट पर आप इसको बना पाएंगे, सेम कंसेप्ट पर है, तो ये आपके लिए जो है ये क्या है हमारे तरफ से पीजीडब्ल्यू है, आपको घर से बना के लेके आना है। सेम कंसेप्ट है, 2020 में आपको साइड मानकर करना है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 18 है, डी एक पॉइंट है, बीडीएसी। सेम सवाल 2020 में, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए होंगे। ये किसी और शिफ्ट में होगा, पिछला किसी और शिफ्ट में होगा, तो 50 और 51 भी जो है वो क्या है, सेम है। आ जाओ 52 नंबर पे कहा गया है एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी एबीसी जो है वो साइड ऑफ ए ट्रायंगल है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी ए सी के, तो ट्रायंगल क्या होगा? इससे हलवा सवाल कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर एक पल के लिए आप ये समझ लो, देखो जब भी आपका ऐसा लिखा हो ना, देखो यहाँ जब भी ऐसा लिखा हो, क्या मतलब आप इसको फॉर्मूला अलजेब्रा में लेकर आ सकते हो। असल में इस क्वेश्चन को अलजेब्रा के आधार पर बिल्ड किया गया है, अलजेब्रिक फॉर्म में। बाकी सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। इसको अलजेब्रा के आधार पर बिल्ड किया गया है। आपका सवाल में कहा गया है कि आपका जो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है बराबर है किसके? तो ए बी के, बी सी के, ए सी के। थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा का प्रयोग करना है, उनको इधर लेकर चले आओ, ठीक है, उनको इधर लेकर चले आओ। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर, ठीक है, या आप ऐसे कह लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ये बराबर है ए बी बी सी ए सी के, ये बराबर है ए बी बी सी ए सी के। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि हेलो, पढ़ा रहे हैं, कुछ जरूरी है क्या? सवाल में कहा गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी के बराबर है। देखो जब भी ऐसी चीजें बराबर होंगी तो आप खुद सोचो ना कि यार ये जो है स्क्वायर इसका कब बराबर होता है? जब ये सिमेट्रिक होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है कि इसका स्क्वायर जो है वो बराबर है ए बी बी सी ए सी के है। समझ में रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये कब संभव है? जब ए बराबर बी बराबर सी हो, ठीक। यानी ए बराबर बी बराबर सी हो, यानी क्या है, ट्रायंगल कैसा होगा? तो खुद बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, बस बात खत्म। कैसा ट्रायंगल होगा? तो इक्विलेटरल होगा। उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तभी तो उनका स्क्वायर, देखो आप ए को बराबर कर लो, देखो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर। यानी यहाँ ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और ए बराबर हो जाएगा सी के। आपका तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कहा गया AX जो है वो परपेंडिकुलर है BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC के ऊपर, ठीक है। सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द साइड ABC फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल इज। ये क्वेश्चन हमसे कहा गया है, बताइए, ठीक है। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए।
53 को देखो, 53 बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। आपसे कहा गया है कि ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में AX जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर। AX परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। कहा गया है सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। याद करो मैंने आपको बताया था, मानो यहां पर एक पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहां पर OX प्लस OY प्लस OZ, इसका जो सम होता है वो किसके बराबर, तो वो सम हमारे हाइट के बराबर होता है, यानी ऑलवेज इक्वल टू AX होता है। बताया था आपको, ठीक है, कि अगर एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें कहीं पर कोई पॉइंट है, वहां से तीनों साइडों पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो उन तीनों साइडों का परपेंडिकुलर का जो जोड़ होता है वो ऑलवेज इक्वल टू हाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 ये प्रॉपर्टी के रूप में है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 में क्या कहा गया है, द साइड AB ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हुज पेरीमीटर इज 170 सेंटीमीटर इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज। बहुत आसान सवाल कहा गया, देखो यहां पर बहुत आसान सवाल है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल कहा गया साइड AB ऑफ ए ट्रायंगल ABC, साइड AB ऑफ ए ट्रायंगल ABC जो है वो कितना है, साइड AB ऑफ ए ट्रायंगल ABC जो है वो हमारा 80 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमसे कहा गया है जिसका पेरीमीटर 170 है, यानी ये 80 है, तो बाकी दोनों का जोड़ अगर मानो मैं A मानता हूं, B मानता हूं, तो इनका जोड़ हमारा कितना निकलेगा, तो इनका जोड़ हमारा 90 का निकलेगा, ठीक है। अगर हमारा एंगल ABC कहा गया है, एंगल ABC का मान हमारा ये 60 कह दिया गया है, तो कहा गया सबसे शॉर्टेस्ट साइड जो होगा यहाँ पर, इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगा उसका मेजर कितना होगा, ठीक है। The side AB of a triangle ABC is 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। एंगल ABC का मान हमें 60 दिया गया है, और शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो कितना है, तो शॉर्टेस्ट साइड जो है, अब आप ऐसे समझ लो, मानो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कितनी है, तो मान लो एक पल के लिए ये वैल्यू आपकी x है, ठीक है। एक पल के लिए आप ऐसे समझ लो कि ये वैल्यू आपकी x है, तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 90 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। तभी तो तीनों को जोड़ने पे हमारा पेरीमीटर 170 आएगा, और यहाँ थीटा का मान दिया गया है, तो क्या यहाँ पर cos 60 का वैल्यू आप नहीं लगा पाएंगे, बताओ cos 60 का वैल्यू लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। सीधा का सीधा cos 60 बोलेंगे कि भैया cos 60 जो होता है, cos थीटा का प्रयोग बराबर 80 का स्क्वायर जमा 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या आप इसको x रख लो, ठीक है, बात तो वही पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर और माइनस करेंगे किसका, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80 इंटू, आप एक काम करो इसको x रख लो ताकि आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ये x रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस एक्स। समझ में आ गया बात। तो यहां पर आप बोल पाओगे कि cos 60 का जो मान होगा वो बराबर होगा 80 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 90 माइनस एक्स इंटू 2 इंटू 80 इंटू एक्स। यहां से सॉल्व करोगे x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा तो 90 माइनस एक्स का भी मान आ जाएगा, फिर उसमें देख लेना कि सबसे शॉर्टेस्ट साइड कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपको खुद से बनाना है, ठीक है। PGW का मतलब होता है घर से करके लेके आना। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, एक ट्रायंगल है जहां AB AC के बराबर है, D एक पॉइंट है BC के ऊपर। बनाते हैं जरा ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जो है अपन बनाते हैं और देखते हैं कि भैया सवाल में क्या कहा गया है। तो कहा गया है ट्रायंगल ABC में हमारा ये ट्रायंगल ABC है, और ट्रायंगल ABC में जो हमारा AB है वो AC के बराबर है। D नाम का पॉइंट है किसके ऊपर है, BC के ऊपर है। BD की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। AB की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 12 है। AD की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, तो 8 है। समझ में आ गया बात। और उसके बाद हमसे कहा गया है CD का जो मान होगा, ये CD का मान कितना होगा बता दो। CD का मान अगर ये 12 है मेरे भाई तो ये भी 12 होगा, बता दो। और ये 12 होगा तो एक पल के लिए आप इसको कितना मान लो, तो x मान लो। एक पल के लिए मान लो कि ये वैल्यू आपकी x है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर छोटे वाले ट्रायंगल में जब cos थीटा लगाओगे, ठीक है,
अब यहां पर देखो तो आप बोलोगे कि सर यहां देखो, यहां वाला जो cos C है जो बड़े के लिए होगा, वहीं वाला cos ऑफ एंगल C यहां पर छोटे के लिए भी लागू होगा, और उस आधार पर आप इसका मान बता पाएंगे। समझ में आ गया? cos थीटा लगाएंगे आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ये बात मैंने आपको कितनी बार पढ़ा रखी है, ठीक है। जैसे मानो इसमें cos C लगाते हो, ठीक है, आपका कौन सा एंगल होगा? एंगल ACD। आपको पता है, यहां पर समझेंगे मेरी बात को, कि cos ऑफ एंगल ACD बराबर होगा cos ऑफ एंगल किसके मेरे भाई? तो ACB के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर आप cos थीटा का प्रयोग करो, क्योंकि ये x निकालना है, ये x इस वाले छोटे से ट्रायंगल में है, तो इसमें cos का अप्लाई करेंगे। तो यहां पर बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, समझेंगे। यहां पर ACD में 12x माइनस 8 इंटू 2 इंटू 12 इंटू x यहाँ पे, ठीक। उसी तरीके से यहां पर cos ACB में लगाओगे तो बोलोगे सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हम माइनस करेंगे किसके साथ? तो माइनस करेंगे 12 के स्क्वायर के साथ, और भाग करेंगे 2 इंटू 12 इंटू 5 प्लस एक्स के साथ। अब यहां से एक तरीका तो ये होता है कि ऑप्शन उठा के रख लो, एक्स का मान उठाकर सेटिस्फाई करवा लो, और नहीं तो दूसरा तरीका यहां पर होता है कि आप इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। 2 इंटू 12 से 2 इंटू 12 खत्म, 12 का स्क्वायर से 12 का स्क्वायर खत्म, 5 प्लस एक्स को एक बार में काटेगा, ठीक है। 5 प्लस एक्स को एक बार में काटेगा। 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, घटाएंगे तो 80 आएगा, यानी यहां पर हो जाएगा 80 और जमा एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 5। देखो यहां पर x इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे 5x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ये x इधर होगा तो 5x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। 5x का मान 80 है तो x का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। पढ़ा तो रखा है ये सब चीज आपको, कितनी बार मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब भी आपको साइड वाइड का वैल्यू दे तो आपको cos थीटा का प्रयोग करना है, ठीक है। cos थीटा का प्रयोग करना है, इतनी अच्छे से हमको ये बात पता है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो कहा गया है, सब 4 सवाल और बचे हुए हैं और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे ये कहा है कि ये वाला जो मान है ये 0 के बराबर है, तो हमारा जो है वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल बी कितना होगा? एक्यूट एंगल बी का मान जो होगा वो कितना होगा? आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। a का पावर 4, b का पावर 4, c का पावर 4 माइनस 2b इतना इतना, ठीक है, बराबर कितना होगा? सी के। तो जरा एक बार इसको एक्सपैंड करते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आ सकता है आगे चलकर। अलजेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा को ज्योमेट्री में लगाकर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सवाल को देखिए, कहा गया यदि आपका a का पावर 4, b का पावर 4, c का पावर 4 माइनस 2b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर a स्क्वायर, और बराबर कितना है? 0 के। देखो अल्टीमेट में क्या होता है कि ये आपको जो है ना, देखो अगर मैं आपको बोलूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जिस बालक ने पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो तो बड़ा आसानी से दे देता है उत्तर कि वो वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं प्लस 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी, ठीक है। इसको नए पेज में लिखता हूं ताकि आप समझ पाओगे, ठीक है। समझना मेरी बात को। मैंने कहा आपको जब मैं लिखता हूं आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है किसके? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और AC के। अब कल के दिन क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना करके हमसे ऐसे निकलवाया जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो एक पल के लिए आप ऐसे समझ लो a स्क्वायर का मान आप ऐसे समझ लो कि a स्क्वायर आपका p के बराबर है, ये आपका q के बराबर है, ये आपका r के बराबर है। तो आपका एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? आपका एग्जामिनर p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर चाहता है। यानी उस केस में आप लिखोगे कि ये p का स्क्वायर है, q का स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, जमा 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, और प्लस आर पी। हमारा ये मान हमारा हो गया। p का स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? p का स्क्वायर का मतलब ऐसे समझ लो यहाँ पे, ठीक है,
p को हमने a स्क्वायर के करीब में माना, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ये फॉर्मूला a का पावर 4 जमा b का पावर 4 जमा c का पावर 4 जमा 2 ले लेते हैं, और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। हमने अच्छे से देखा ए का पावर, देखो जैसे पावर को आपने डबल किया हर जगह पावर डबल हो गया, 2 का 4 2 का 4 2 का 4, 1 1 था तो 2 2 पावर। इसी तरीके से अगर कल के दिन मानो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो पावर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर हमें करना होगा, तो जहां जहां पावर है अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। 2 वाला अपने आप का 3 गुना यानी ए का पावर 6, 3 वाला अपने आप का 3 गुना यानी बी का पावर 6, ये भी पावर 6 हो जाएगा। 2 इंटू ए का पावर 3 इंटू बी का पावर 3 ऐसे बनेगा हमारा यहाँ पर बी का पावर 3 इंटू सी का पावर 3। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर आप उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, आप इसको 2 गुना बनाते हैं सारे पावर 2 गुना, आप इसको 3 गुना बनाते हैं सारे पावर 3 गुना, 4 गुना बनाएंगे तो सारे पावर 4 गुना। तो असल में जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है जो आपको दिया गया है, गौर से देखेंगे तो वो उसी तरीके से है। ठीक है, गौर से देखेंगे मेरे भाई तो ये उसी तरीके से है। जैसे मानो यहाँ पर अगर मैं आपको बात बोलूं, ठीक है, कि हमारे पास इसको थोड़ा सा अगर हम बदलने की कोशिश करें, ए का पावर 4 भी है, बी का पावर 4 भी है, सी का पावर 4 भी है, हमें बीसी भी दिख रहा है, हमें एबी भी दिख रहा है, हमें एसी नहीं दिख रहा। अगर हमें एसी नहीं दिख रहा तो क्या करते हैं, दोनों साइड यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं वो देखो, जो लिखा हुआ है वो देखो, ए का पावर 4 बी का पावर 4 सी का पावर 4 माइनस 2b, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। अब मान लो कि मुझे क्या नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर BC दिख रहा है, यहाँ पर AB भी दिख रहा है, लेकिन AC नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड यहाँ पर जोड़ दिया, a स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ, ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर मैंने दोनों साइड जोड़ दिया। अब जब यहाँ पर जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर ये ए का पावर 4 जमा बी का पावर 4 जमा सी का पावर 4, -2 हर जगह से कॉमन ले लेते हैं, -2 हर जगह से कॉमन, या -2 लेने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको सीधा फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर के। अब बोलोगे सर यहाँ पर आपने साइन नहीं डाला है, मैंने जान के नहीं डाला है। पूछिए क्यों, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ पर जो है प्लस कहां पर आएगा और माइनस कहां है, कहां प्लस आएगा कहां माइनस। जैसे आप यहां पर समझो, एक बात को मेरी समझना, अगर कल के दिन आपका एग्जामिनर देता है ना आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरे भाई, तो आप बता देते हो कि ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आप उसको बताते हो ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर वह थोड़ा सा फॉर्मूला में परिवर्तन कर दे और उसने यहाँ पर ये कर दिया कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आपसे निकलवा दे, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आपसे निकलवा दे, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आपसे निकलवा दे तो कैसे करोगे, तो a प्लस बी प्लस सी सेम फॉर्मूला लिखना बिना साइन के, हर जगह लिखो। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2 भी आएगा, यहाँ ए बी भी है तो ए भी आएगा, बी सी है तो बी सी भी आएगा, ए सी है तो ए सी आएगा, साइन नहीं लिखना है। अब साइन को देखो, सी वाला टर्म क्या है, माइनस में है, तो सी वाला टर्म माइनस में है ना, यानी माइनस सी, जहां जहां सी होगा वहां वहां माइनस करेंगे, उसके अलावा और कोई माइनस होगा नहीं, यानी ए स्क्वायर ये प्लस में रहेगा, बी वाला प्लस में रहेगा, माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है, 2 है तो यहाँ प्लस में रहेगा, ए बी में सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, सी यहाँ पर आ रहा है तो ये माइनस, सी यहाँ पे आ रहा है तो ये माइनस, इस तरीके से ये फॉर्मूला बदल जाता है। जैसे कल के दिन मैं यहाँ लिखूं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी b माइनस में है तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, ठीक है, c का स्क्वायर यहाँ c स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2, ठीक है। आप मुझे बताओ a इंटू बी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, b यहाँ है तो माइनस ए बी, b इंटू सी करोगे माइनस बी सी, a इंटू सी हमारा प्लस में रहेगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बदलता है। तो सेम पार्ट हमें यहाँ पर भी देखना है, हमें ये देखना है कि देखो यहाँ बी सी भी नेगेटिव में है और ए भी नेगेटिव में है, मतलब b वाला पोर्शन ही नेगेटिव है, तो b वाला पोर्शन नेगेटिव है, c वाला पोर्शन पॉजिटिव है, इसीलिए ये वैल्यू इसके बराबर आई है। समझ में आ गया बात।
एक ऐसा संख्या जो दोनों में है, और दोनों में कौन प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, इसलिए बी ही नेगेटिव में होगा। इसका स्क्वायर इसके बराबर तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट लगा देंगे दोनों जगह पर तो हो जाएगा √2ac के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, √2ac के बराबर। समझ गए मेरी बात को आप? ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल बी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये किसके बराबर आ जाएगी, ये √2ac के बराबर आ जाएगी। फिर इसका इस्तेमाल एक बार और अपन करेंगे, इसका इस्तेमाल एक बार और अपन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब मानो यहाँ पर इस छोटी सी चीज को हमने कहा कि अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम ac से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी ac से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी ac से हम डिवाइड कर देते हैं, या वही वाला ac इधर लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC बराबर हो जाएगा √2 के। अब जरा एक ट्रायंगल बनाना, एक ट्रायंगल बनाने के बाद उसके अंदर 3 मान को लिखना। ये आपका A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर ये याद लो थीटा हो गया, ये वैल्यू A के सामने A हो गई, B के सामने हमारी B हो गई, C के सामने C हो गई। तो जरा कुछ याद आ रहा है प्रॉपर्टी, या ऐसे नहीं याद आ रहा तो आप ऐसे समझ लो, आप एक्यूट एंगल किसका कह रहे हो, B का कह रहे हो ना। तो B का कह रहे हो तो जैसे मानो ये थीटा अगर आप निकालने वाले हो तो इसके लिए क्या लिखते हो, जरा इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या cos थीटा में? तो बोलोगे हाँ सर, इसको cos थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब अगर हम दोनों साइड 2 से भाग लगा दें, तो दोनों साइड 2 से भाग लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac बराबर √2/2 यानी 1/√2। ये किसके बराबर, 1/√2। 1/√2 का मतलब कितना होता है, cos 45 डिग्री। ट्रायंगल बनाने की जरूरत भी नहीं है, भूल जाओ ट्रायंगल को। कितना हो जाएगा, cos 45, यानी cos ऑफ थीटा बराबर इतना। हमसे जो मान पूछा गया है वो माइनस में है, तो थीटा का मान कितना आएगा, 45। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? इसको हमने कैसे बदला हमने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में, उसके बाद लेगा a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 45। जो माइनस में है उसकी वैल्यू निकल गई है 45 डिग्री, 56 नंबर है। ठीक है, चलो अब यहां पर कहा गया एक ट्रायंगल के 3 साइड दे दिए गए हैं, सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? कॉमन सेंस की बात है, सबसे छोटा वाला एंगल वो होगा जिसकी भुजा सबसे छोटी होगी। अगर हम तीनों भुजाओं की बात करें तो एक भुजा √13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 वाले को हम √49 लिख सकते हैं एक पल के लिए समझाने के लिए, और 4√3 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16 3 के 48, यानी दूसरे वाले को 48 लिख सकते हैं। समझ में आया? 7 वाले को हमने लिखा 49, 4√3 को 16, 4 चौके 16 3 के 48, रूट में 48 लिख सकते हैं 13। कहा गया है बताओ सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, तो इसी के सामने वाला सबसे छोटा एंगल होगा। इसको थीटा मान के और cos थीटा लगा लेना, यहाँ पे cos थीटा यहाँ पर लगा लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है, cos थीटा का मान पता कर लेना, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना इंटू इतना, सॉल्व करोगे आ जाएगा थीटा का मान। ठीक है, चलो आ जाओ 58 नंबर सवाल को देखो, 58 को देखो। 58 में कहा गया एक ट्रायंगल में द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट द एंगल। देखो अब जितने सवाल करवा रहा हूं सारे cos थीटा पे करवा रहा हूं। आपके स्केलेन के सारे सवाल खत्म, आपके ऑब्ट्यूज के सारे सवाल खत्म, आपके एक्यूट के सारे सवाल खत्म, राइट एंगल के सवाल खत्म, इक्विलेटरल के सारे सवाल खत्म, साइन थीटा के सवाल खत्म। अब हम कर रहे हैं cos थीटा के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है, cos थीटा साइन थीटा, यही प्रॉपर्टी के ऊपर अब सवाल चल रही है। क्योंकि याद करो आखिरी में मैंने क्या पढ़ाया था, सबसे लास्ट थ्योरी में देखो जैसे जैसे थ्योरी में सीक्वेंस है वैसे वैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। थ्योरी में अगर स्केलेन है तो पहले स्केलेन के क्वेश्चंस मिलेंगे, इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल के मिलेंगे। तो ये जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे cos थीटा और साइन थीटा पे हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल में एक स्टूडेंट ने पूछा है सर आपने AC से क्यों डिवाइड किया? अरे डिवाइड नहीं किया भाई, यही AC को यहाँ लेकर चला आया, एक उसको cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि कुछ तो थीटा का मान हमारा निकले। अगर थीटा का मान नहीं निकलेगा तो कैसे काम करेंगे? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 में देखो क्या कहा गया है। कहा गया एक ट्रायंगल है जिसमें लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट एंगल, यहाँ कहा गया इन ट्रायंगल,
ठीक है। द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट द एंगल विच मेजर 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने जो साइड है उसका मान हमारा 8 दिया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू विच मेजर 90 डिग्री, मान लो ये 90 है तो इसके सामने का जो मान होगा वो कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, कितनी बार पढ़ाया है कि यहाँ पर 8 बटे साइड बटे साइन 45, याद करो किसी भी ट्रायंगल में 8 बटे साइन 45 बराबर होगा x बटे किसके, तो साइन 90 के। बोलो, साइन थीटा पढ़ाया था कि 8 बटे साइन 45 बराबर x बटे साइन 90, यानी 8 बटे साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे रूट 2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो x का मान कितना आएगा मेरे भाई, 8 रूट 2 आएगा। करेक्ट आंसर बताओ, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। पढ़ाया है बताओ, 45 के सामने दिया है, 90 के सामने पूछा है, साइन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। लिखवाया भी था बकायदा, जब भी दो एंगल दिए गए हो, एक साइड दिया गया हो, दूसरा पूछे तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखिए। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बीएसी का मान 60 डिग्री है। आपको कहा गया है, देखिए ये आपका एक एबीसी नाम का क्या है, ट्रायंगल है। ए बी और सी का ट्रायंगल है एक। कहा गया है एंगल बीएसी का मान हमारा, ये वाला मान हमारा 60 डिग्री है। अ पॉइंट पी लाइज ऑन 1/3 ऑफ द वे फ्रॉम बीसी, एक पॉइंट पी है जो बीसी का कितना है, 1/3 है। अ पॉइंट पी लाइज ऑन 1/3 ऑफ द वे फ्रॉम बी टू सी, यानी यहां पर है, यानी ये एक पार्ट है तो बाकी बचा 2 पार्ट है। ठीक है, हमसे कहा गया है एपी जो है एंगल बीएसी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब 30 और 30 के कोण में बराबर में बांटता है। कितने में बांटता है भैया, 30 और 30 में बराबर में बांटते हैं। ये कहा गया है कि 30 और 30 का कोण, बाइसेक्ट का मतलब यही हो गया ना कि जो ये एपी है इसको बराबर भागों में बांटता है। हमसे कहा गया बताओ एपीसी का मान कितना होगा, ये एपीसी का मान कितना होगा बताओ, एपीसी का मान कितना होगा बताओ, बता पाओगे? सोचो, वक्त दिया आपको, आज खत्म ही कर देंगे, एक सवाल और बचा हुआ है फिर ये खत्म है। कैसे निकालेंगे आप एपीसी का मान? एंगल बीएसी का मान 60 है। अ पॉइंट पी लाइज ऑन 1/3 ऑफ द वे फ्रॉम वी टू सी। ठीक है, एपी बाइसेक्ट करता है। मान लो ये आपका x है और ये आपका 2x है। कैसे करेंगे सवाल बताइए, सोचिए, आपके पास पूरा वक्त है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। बताइए, पूरा वक्त है आपके पास। आ गया, बहुत अच्छे जितेंद्र कुमार दिवाकर झा। ठीक है,
बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बच्चों ने काफी शानदार उत्तर दिया है, सबका उत्तर सही है। देखते हैं सवाल एक आपको अलग पन्ने में बनाकर बताते हैं। आपको ये ऐसा ट्रायंगल दे दिया गया है और क्या कहा गया है यहाँ पर ट्रायंगल में, कहा गया है कि भैया यहाँ से एक पॉइंट तुम डाले हुए हो, इस पॉइंट का नाम जैसे मानो यहाँ पर ये ए हो गया तुम्हारा, बी हो गया, यहाँ तुम्हारा सी हो गया। यही सवाल में नामकरण है ए बी पी सी, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये P हो गया। ये जो मान है आपका थीटा का, ये 30 कहा गया है, ये भी थीटा का मान आपका 30 कहा गया है। ये जो भुजा की अनुपात है ये 1:2 है। देखो आगे चलकर मैं आपको जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहां आपको ये बात पता चलेगा कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर हमारे यहाँ पर BP और PC 1:2 में है तो AB और यहाँ पर ये भी जो हो जाएंगे ये भी 1:2 में होंगे। इस बात को समझेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ पर देखो क्या होता है, कोई भी एक त्रिभुज होता है, कोई भी एक त्रिभुज होता है, यहाँ से एक लाइन आता है जो इसके कोनों को बराबर भागों में काटता है। अगर ये 3:7 में है ना तो ये भी 3:7 में होंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी जाननी थी, अब नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हम साइन से प्रूफ कर देते हैं, साइन का इस्तेमाल करके साइन से भी प्रूफ कर देंगे, लेकिन फायदा नहीं है। जैसे आप साइन थीटा लगाओगे ना, आप एंगल बी में लगाओ, साइन थीटा बी में लगाओ, साइन थीटा सी में, तो बोलोगे साइन ऑफ एंगल बी। आप यहां पर देखो साइन ऑफ एंगल सी, एंगल सी का साइन, एंगल सी का जो साइन होगा, ठीक है। और यहां पर आप ऐसे लिखोगे, यहां पर साइन सी, इसके सामने कौन है तो इसके सामने आपका जो है वो एपी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर 1:2 है तो 1:2 इनको आप मान लो, एक पल के लिए मान लो, ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। अब आप उसके बाद यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ क्या बोलोगे तो 1 के सामने कौन है तो C है, तो आप बोलोगे सर 1/sin C बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है, 1/sin C बराबर होगा यहाँ पर 2/sin B के बराबर होगा, क्योंकि ये सवाल साइन पर बेस्ड है, 2/sin B के ऊपर बेस्ड है। हम sin C को वहां लेकर जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल C डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल B बराबर होगा हमारा 1/2 के। बताओ होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। साइन C को वहां लेके चले गए, B रहा तो C/B बराबर 1/2। अब आप मुझे खुद ये बात बताओ माय डियर कि क्या कभी साइन का मान 1 से ज्यादा हो सकता है, कभी भी नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 में दोनों से डिवाइड कर दिया, 2 में डिवाइड कर दिया तो ये हमारा कितना हो गया तो 1/2 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया तो 1 हो गया। यानी यहाँ से हम एक अंदाजा, कौन सा ऐसा साइन थीटा है जिसका मान हमारा कितना होता है, आधा होता है, तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री। और कौन सा ऐसा साइन थीटा होता है जिसका मान हमारा 1 होता है, तो ये होता है 90 डिग्री। यानी यहाँ से हमें जो है अंदाजा मिल गया, क्या मिल गया कि C वाला जो मान है, यानी ये वाला जो मान है ये कितना है हमारा, तो ये वाला मान हमने निकाला कि ये हमारा मान 30 डिग्री है। ये 60 है, ये 30 है, तो ऑटोमेटिक B का मान कितना आ जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, A, P और C का मान, ये 30 और ये 30 60, तो ये वाला मान कितना आ जाएगा, ये वाला 120 डिग्री आ जाएगा। दोबारा से आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, ये साइड 1:2 में थे तो ये भी दोनों साइड 1:2 में आ गए। इसके सामने का साइन C तो इसके सामने का साइन C, 2 के सामने का साइन B, 2 के सामने का साइन B, तो साइन C अपॉन साइन B कितना हो गया तो 1/2/1। बोलोगे 1/2 कहाँ से आ गया सर, तो असल में 1/2 आया था, हमने ऊपर नीचे 2 से भाग दे दिया, तो 1/2/1, 1/2 कितना होगा 30 डिग्री, और एक कितना होगा 90 डिग्री, यानी ये 30 है और ये 90 हो गया। ये 30 है और ये 30 है, 60 है, पूरे त्रिभुज का कोण 180 होता है, तो बीच वाला कितना होगा 120 होगा, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल देखिए, आखिरी सवाल, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन। कहा गया है सवाल में ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल CAB का मान 15 है, ABC का मान 30 है, M अगर मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पर ACM का मान पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक सवाल आपको कहा गया है ABC नाम का, और ये ABC क्या है, ABC एक ऐसा त्रिभुज है, देखते चलेंगे। इस त्रिभुज में हमसे कहा गया है कि एंगल CAB का जो मान है वो कितना है, तो यहाँ पर ये मान हमारा 15 डिग्री है। एंगल ABC का मान कितना है, तो एंगल ABC का मान हमारा 30 डिग्री है। M मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, तो M हमारा AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। M हमारा AB का मिड पॉइंट है, तो हमसे पूछा गया है एंगल AC और M का मान कितना होगा। यहाँ पर इसका मान हमसे पूछा गया है, ये थीटा का मान कितना होगा, बता दो। ये वाला पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, यानी A से लेकर M और M से लेकर B जो है वो क्या है, बराबर है। क्या यहाँ पर आप साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, बताइए।
बताइए। क्या यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग हो सकता है? अगर मानिए हम दोनों त्रिभुजों में साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले में, दोनों छोटे वाले में करते हैं, तो दोनों छोटे वाले में करेंगे तो क्या बोलेंगे, 15 बटे, ठीक है, 15 बटे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 15 कह रहा हूं, माफ करिएगा, 15 वाले के सामने क्या है तो mc है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे mc बटे साइन 15 बराबर होगा, ठीक है, mc बटे साइन 15 बराबर होगा, थीटा के सामने कितना है तो am है, तो बोलेंगे am बटे कितना के, तो am बटे यहाँ पर साइन थीटा के, ठीक है, am बटे कितना के तो थीटा के, ये बराबर होगा हमारे, ठीक है, ये बराबर होगा फिर यहाँ वाले सामने के, इसके सामने कितना है मेरे भाई, तो इसके सामने यहाँ पर हमारा जो है वो है am बटे, खैर इस थीटा का तो मान ही कुछ नहीं लेना है तो इसको गोली मार दो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जरा हमारा आ जाओ 30 वाले के साथ, क्या 30 वाले के साथ कुछ टाका भिड़ेगा या यहाँ इस वाले के साथ यहाँ पर भिड़ेगा bm के साथ, बताओ। ये दोनों पॉइंट हमारे इक्वल कहे गए हैं, इक्वल कहे गए हैं। बड़े वाले के साथ भी यहाँ पर हम वैल्यू लेकर बना सकते हैं, एंगल सी के साथ भी वैल्यू लेकर बना सकते हैं। एसीएम हमसे पूछा गया है, कैसे बनाएंगे बताइए, आपके सामने है, साइन थीटा लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे एसीएम का मान बताइए। थोड़ा देर हम आराम कर ले, पैर को बहुत दर्द महसूस हो रहा है। थोड़ा सा वक्त आपको दिया है, सोचिए, नहीं सोच पा रहे हैं अगर तो बताइए, नहीं तो आपसे घर से करने को दे दिया जाएगा, क्योंकि इतने सवाल बताने के बाद एक सवाल तो आपके लिए तो बनता ही बनता है। विश्वजीत का आंसर आ गया है, बहुत अच्छे, ठीक है। देखो जिसका आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है। इस घर को आपको जो है ये होमवर्क है आपका, ट्राई करना है। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 60 ट्राई करने के लिए, और उसके बाद से जो है हमारे तरफ से द स्वीट एंड हो जाता है। तो आप लोगों ने मुझे लगता है कि काफी कुछ पढ़ा है पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कि ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। बढ़िया बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चंस आप लोगों ने डील किए हैं, जो स्पेशली आपके मेंस के लेवल के हैं, ठीक है। प्री के लेवल के काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पक्का आप सभी सवाल को बनाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। देखो इससे बाहर ज्योमेट्री नहीं आएगा, इससे ज्यादा आपको कोई पढ़ा भी नहीं सकता है, इस बात को ध्यान रखो। सारे क्वेश्चंस हर लेवल के करवाना, साथ में 2020 तक के क्वेश्चंस करवाना। तो जब मैं इतना करवा रहा हूं तो इतना तो आपको करना ही करना है। मैंने इसीलिए आपको शुरू में ही कहा था कि दुनिया की सभी किताबें एक तरफ है और आपका जो क्लास नोट्स है और आपका जो ये शीट है वो एक तरफ है। सिर्फ इतनी चीजों को आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई और किताब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक बातों को बताया गया है वीडियो में, शीट्स में, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप लगाते जाएंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी एडवांस मैथ के लिए किसी की किताब लेने की, क्योंकि मेरी ये खुद आने वाली किताब के सभी नोट्स हैं, सभी पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उस तरीके से अरेंज है। बस बार बार प्रैक्टिस करिए। कोई चीज़ नहीं आती है ना मेरे भाई तो उसको सीखा जाता है। आप लोगों को तो चलिए काफ़ी खुशनसीब हैं कि हमारी कंटेंट टीम ने वैसा काम किया कि आपको वैसा कंटेंट मिल रहा है और मैं उतनी क्लासेस ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो एक वक्त होता था हमारे टाइम पर भी कि हम खोजा करते थे, कोई पढ़ा दे कोई पढ़ा दे, और एक जगह इकट्ठी चीजें मिल ही नहीं पाती थी, ठीक है। और फिर पता चलता था कि अरे भैया 1 साल 1.5 साल के बाद ऐसे क्वेश्चंस का सामना हो रहा है, ऐसे प्रॉपर्टीज लग रहे हैं, तो बहुत लंबा समय लग जाता था। बट ऐसा जो है आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए बहुत बढ़िया हमने सोच रखा है, इस वजह से हर चीजें करा रहा हूँ, ठीक। अभी तक सुबह से खाना खाया नहीं है, मम्मी का काफी बार कॉल आ गया कि आ जाओ खाना खाने, मैं कहा आते हैं, जल्दी आते हैं, डांट भी लग चुकी है, ठीक है। तो बस आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से, और ठीक है आज इसकी क्लास नोट्स अभी अपलोड करवा देते हैं, बाकी जितने भी क्लास नोट्स है सभी तुरंत अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। मन लगाकर पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट सभी को। जितने आपके यार दोस्त हैं, सभी हैं, भाई बहन हैं, उनको आप जरूर सजेस्ट करिए कि अगर वो एकदम बेसिक से पूरा हाई लेवल का कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आराम से मेरे बैचेस ले सकते हैं। वो वीओडी लेना है तो वीओडी ले, चैंपियंस लेना है तो चैंपियंस ले, मेंस का बैच लेना है तो मेंस का बैच ले, जो भी बैच उन्हें अच्छा लगता है वो बैच वो लें और अपने मन लगाकर पढ़ाई करें। फीस भी आपको पता है कि सबसे कम रखा है, क्यों? ताकि हर बच्चा पढ़ सके, उसको पूरा शिक्षा का अधिकार मिले। और आपको ये भी पता है कि ये
ये फीस क्यों है, क्योंकि यूट्यूब पर ये मटेरियल नहीं दिया जाता है। यूट्यूब के स्टूडेंट अगर ये सोचते हैं कि सब कुछ फ्री में हो, तो हर चीज़ कैसे फ्री में हो सकता है। इसको जिसने बनाया है क्या वो पैसा नहीं लेता, या जिसने टाइप किया है वो या वो नहीं लेता, तो वही खर्चा कहाँ से निकलता है, तो वो आप जो फी पे करते हैं उससे होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में सभी चीज़ें मिल रही हैं, तो बढ़िया तरीके से रेकमेंड करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और मन लगाकर आप पढ़ाई करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।